काफी समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था, नाम था ठुमकपुर। ठुमकपुर अपने शांत वातावरण, प्यारे बाग बगीचों और आलू समोसों के लिए मशहूर था। पर इस शहर में एक बच्चा था जो किसी भी चीज से आसानी से चौंकता नहीं था। उसका नाम था गुड्डू। गुड्डू की नाक पर मक्खी बैठ जाए तब भी वो कहता, और क्या, गुड्डू को सब कहते थे, तू तो बहुत बहादुर है। लेकिन असल बात ये थी कि गुड्डू को कोई चीज कभी अजीब लगती ही नहीं थी। एक दिन उसकी नानी बोली, एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ ऐसा देखेगा जो अब तक कभी नहीं देखा होगा, और तब तू भी बोलेगा। और ये सबसे अजीब चीज थी। गुड्डू ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे चौंका दे नानी। पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। गुड्डू अपने बिस्तर में था जब खिड़की के बाहर से एक नीली रोशनी आई और फिर टप एक चीज गिरी। वो कोई गेंद नहीं थी, ना टोपी, ना ही खिलौना। वो थी एक उल्टी छतरी, लेकिन उसमें सीट बेल्ट लगी थी और उस पर बैठा था एक गुलाबी रंग का जीव जिसकी पूंछ में घंटी और सिर पर गाजर जमी हुई थी। गुड्डू ने आंखें मिचमिचाई। ये क्या है? वो जीव बोला, नमस्ते, मैं हूँ चटर पटर, अजीब चीजों की दुनिया से आया हूँ। अजीब चीजों की दुनिया? हाँ, जहाँ हर चीज उल्टी पुल्टी होती है और सबसे अजीब चीजें सबसे आम लगती हैं। गुड्डू की आंखों में चमक आ गई। मुझे वहां ले चलो, चटर पटर बोला, पर एक शर्त है, जब तुम्हें सबसे अजीब चीज दिखे तो तुम्हें सच में मानना पड़ेगा। ये सबसे अजीब चीज थी। गुड्डू मुस्कुराया। तय है। झट से दोनों छतरी पर बैठे और हवा में उड़ गए। सबसे पहले वो पहुंचे पलड़ीपुर, जहां लोग सिर के बल चलते थे और उनके पैर हवा में झूलते थे। वहां की चाय उल्टी छलकती थी और किताबें तुम्हें पढ़ने लगती थी। एक किताब उठती आई और बोली, गुड्डू, तुम्हारे बालों में कविता अटकी है। गुड्डू ने हंसते हुए कहा, ये तो मजेदार है लेकिन अजीब नहीं। चटर पटर मुस्कुराया, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब वो पहुंचे भूल गुला बाजार में, जहां लोग जो खरीदना चाहते थे वही भूल जाते थे। गुड्डू ने वहां एक बिल्ली देखी जो गाजर बेच रही थी और एक उल्लू जो संगीत बजाकर आलू बेचता था। एक आदमी वहां आया और बोला, मुझे कुछ तो चाहिए था पर भूल गया हूँ। गुड्डू बोला, ये तो अजीब है, लेकिन सबसे अजीब नहीं। अगली जगह थी रंग पलट रेंज, जहाँ बादल नीचे थे और पहाड़ ऊपर उठते थे। वहाँ बारिश उल्टी होती थी, पानी जमीन से ऊपर उठता था। गुड्डू ने एक बूंद को छूने की कोशिश की, लेकिन बूंद उसकी उंगली से बचकर उड़ गई। तभी सामने एक दादी जी आई, लेकिन वो थी आधी गाय आधी मोर। मैं हूँ गाय मोर दादी, उन्होंने कहा। मैं कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उल्टी, अंत पहले और शुरुआत बाद में। गुड्डू हंस पड़ा। ये सब तो बहुत मजेदार है, पर अजीब नहीं। अब चटर पटर थोड़ा गंभीर हुआ। तुम बहुत कठिन हो गुड्डू, तो अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ वहाँ जहाँ सबसे अजीब चीज छुपी है, भुलक्कड़ जंगल। भुलक्कड़ जंगल में सब कुछ भुला देने वाली हवा बहती थी। पेड़ बातें करते थे लेकिन खुद भूल जाते थे उन्होंने क्या कहा। फूलों की पंखुड़ियां खुद ही उड़कर गुम हो जाती थी। गुड्डू जैसे ही अंदर गया, उसे अपने नाम का पहला अक्षर भूल गया। मैं क्या? चटर पटर ने उसे एक याद रखने वाली टॉफी दी और वो फिर सामान्य हो गया। यहाँ तो सब खो जाता है, गुड्डू बोला, लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी नहीं खोता, चटर पटर ने कहा। उन्होंने एक झरने के नीचे उतरकर एक गुफा में प्रवेश किया। वहां एक शीशे जैसा तालाब था जिसमें कोई परछाई नहीं दिखती थी। चटर पटर बोला, अब देखो और बताओ क्या दिखता है। गुड्डू ने देखा, वहां उसकी माँ थी जो उसे गोदी में ले रही थी, फिर उसके पापा, नानी, स्कूल के दोस्त, उसकी सारी यादें। गुड्डू चौंका, ये कैसे हुआ? चटर पटर बोला, यही है सबसे अजीब चीज, दिल के अंदर की दुनिया जो कभी गुम नहीं होती। गुड्डू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और ये सबसे अजीब चीज थी। चटर पटर हंस पड़ा। तुमने मान लिया। अब उनकी यात्रा पूरी हो गई थी। छतरी उन्हें वापस ले आई। सुबह जब गुड्डू उठा, उसकी खिड़की पर एक चिट्ठी थी। तुम अब अजीब चीजों के सदस्य बन गए हो। जब भी दुनिया तुम्हें बोरिंग लगे, बस आंखें बंद करना और कह देना, चलो फिर से देखें वो सबसे अजीब चीज। गुड्डू मुस्कुराया और पहली बार बोला, अब मुझे कुछ भी अजीब लग सकता है। बचपन से रिया संगीत सुनती थी। पियानो की टन-टन, गिटार की लय, कबूतरों की चहचहाहट, सब उसे गीत की तरह लगते थे। लेकिन बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा हमेशा उसके साथ होती थी, गाना गुनगुनाती, गीत की धुन बनाती। फिर एक दिन नेहा चली गई दुर्घटना में। अचानक, बिना आगाह के, रिया का दिल टूट गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। संगीत उसकी दुनिया से दूर हो गया। महीने बीते। रिया स्कूल जाती, बस्ता उठाती, पियानो के सामने बैठती, लेकिन उंगलियां सर की हुई थी। कोई सुर नहीं निकलता, कोई गीत नहीं था। फिर माँ ने सुझाव दिया कि रिया एक थेरेपिस्ट के पास जाए, मन की बातें कहने वाली, गीत की धुन फिर सुनने वाली। रिया ने इनकार किया, फिर माना। थेरेपिस्ट का नाम था मिस्टर आरव। उनका कमरा शांत था, हल्की रोशनी, सुगंधित मोमबत्तियां, दीवारों पर रंग बिरंगी तितलियों की तस्वीरें और एक छोटा वायलिन धूल भरी सी एक कोने में पड़ी। रिया ने शुरू किया। नेहा की हंसी, उनकी मीठी कहानियां और अचानक सन्नाटा। उसने बताया कि कैसे वह रोती थी पर किसी को नहीं दिखाया। मिस्टर आरव ने कहा,
क्या तुम कभी नेहा के लिए कोई गीत बनाना चाहोगी? रिया ने सिर हिलाया। डर था कि आवाज टूट जाएगी, सुर उड़ जाएंगे। तब तो छोटे छोटे सुरों से शुरू करो, एक नोट, फिर दो, फिर तीन। रिया ने पियानो की एक कोमल कुंजी दबाई। ए नोट, शीघ्र ही बी नोट। सुर रुके नहीं। थेरापी के रोज एक खेल शुरू हुआ, एक सुरीला जंगल का खेल। रिया और मिस्टर आरव कल्पना करते कि वे जंगल में हैं, जहां हर पेड़, पत्ती, फूल गीत बोलते हैं। नेहा एक तितली बनकर उड़ती है, उनका गीत लाती है। एक दिन रिया ने देखा कि वह जंगल की एक झरती बूंद देख रही है। पानी की बूंदों में उसका परछाई तिरती है और उसमें वह नेहा की हंसी झलकती है। रिया ने पूछा, ये गीत है क्या? मिस्टर आरव मुस्कुराए। हाँ, ये तुम्हारी यादों की बूंद है, गूंज रही है अंधेरे के पार। एक और सत्र में रिया ने लिखा नेहा के बारे में कविता। उसकी आंखों से भरे आंसू और सुखी स्मृतियां दोनों इकट्ठा हुई। नेहा की मुस्कुराहट, उसकी आवाज गुलाबी आसमान से। उसने कविता मिस्टर आरव को सुनाई। लगभग पहली बार रिया ने महसूस किया कि दर्द है, पर वो अकेला नहीं है। संगीत उसकी भावनाओं का तार है जो टूटता नहीं। थेरेपी के बीच एक अजीब कलर स्वप्न आया उसे। सपना था कि वह एक रंगीन कोलाहल वाले बाजार में है, जहां हर इंसान सिर्फ शोर करता है लेकिन कोई गीत नहीं सुन पाता। रिया डर गई, रुकी, फिर उसने गुनगुनाया एक छोटा गीत। नेहा, ये याद है? अचानक बाजार शांत हो गया। लोगों ने रुक कर सुना। फूलों से आवाज आई, हाँ ये है याद। रिया जगी, महसूस किया कि गीत की ताकत है, कि जब तुम्हारी आवाज टूटे लगती है, तीसा ही सुर बचा है, वो सुर झोर है। महीने जा रहे। रिया हर सत्र के बाद कुछ नया करता, एक गीत, एक कविता, कभी कभी सिर्फ मौन। मौन में भी बदलाव था। मौन में उसने तो सीखा कि रुक जाना भी जरूरी है, सुनना जरूरी है। एक दिन मिस्टर आरव ने कहा कि एक छोटी प्रस्तुति होगी, स्कूल की प्रकट धरती मेला, जहां बच्चे अपनी कला दिखाएंगे, गीत, कविता, चित्र। रिया डर रही थी कि वह कैसे खड़ी होगी, कैसे गाएगी, लेकिन उसने तैयार होने को मन बनाया। मेला का दिन आया। रंगीन घुड़ियाओं, गुब्बारे, बच्चों की आवाजें, हंसी और खुशबू। रिया की बारी आई। हाथ कांप रहे थे मगर उसने सांस ली। पियानो सदा की तरह पीछे था। उसने सुर मिलाया, नेहा की याद। गीत शुरू हुआ। आंखों में छाननी थी, आवाज में टूटने उठने की गूंज थी। लोग खड़े हो गए। कुछ आंसू पास बैठे लोगों की आंखों में थे। जब गीत खत्म हुआ, एक लड़की ने कहा, तुमने वो महसूस किया जो हम सब महसूस करते हैं। दूसरी ने कहा, तुम्हारी आवाज ने दिलों को छू लिया। रिया ने देखा कि उसके शब्द काट कर रखे नहीं गए, उन्हें सुना गया। उस दिन उसने जाना कि मित्र की मौत सिर्फ एक तोड़ गई चीज नहीं है, वो एक कहानी बन सकती है जो दिलों को जोड़ती है। वापस पहुंचकर रिया ने देखे चित्रों से भरा कमरा। उसने नेहा की तस्वीर निकाली, उस पर गुलाबी तितली पिन। उसने पियानो के सामने बैठकर फिर से सुर लगाए। ये सुर सिर्फ गीत का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उम्मीद की शुरुआत है। और उसने जाना कि जीवन सिर्फ खुशियों का मेल नहीं है, दुख की भी एक धुन है। जब मन डरता है, थमता है, तब साहस की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मिस्टर आरव। और उसने लिखा नेहा के लिए एक कविता, एक गीत, एक हृदय की आवाज जिसे उसने कभी दबाया था, आज बजने लगा है। सुबह की रोशनी गुलाबी सुनहरी थी, जब नीला पीला घोड़ों वाला जहाज नुमा त्योहार घर के आंगन में सजा हुआ था। घर में एक पुराना ताबीज टिका हुआ था। वह ताबीज बड़े दादाजी का था। धातु की मुंह त्वचा पर नक्काशी की हुई कहानियां। दादाजी कहते थे कि वह ताबीज 100 बरस पुराना है और यह परिवार की आन बान शान की निशानी है। मायरा 12 साल की लड़की हर छुट्टी पर दादाजी को ताबीज पहनाते देखती थी। देखते देखते हाथ छूती थी। उसकी कहानी सुनती थी। लेकिन एक दिन त्योहार के बाद वह ताबीज अचानक गायब हो गया। कहने को तो सबने देखा था कि त्योहार की हलचल में ताबीज गिरा होगा या झमेले में कहीं रखा गया होगा, पर वह नहीं मिला। परिवार में हल्की सी बेचैनी हुई। माँ ने देखा कि दादी चुप हो गई। पिता ने खोजी हाथ से पत्ते पलटाए, अलमारी खोल खोल कर देखा। भाई बहन पूछते रहे, दादाजी आपने ताबीज कहाँ रखा था? और दादाजी बस आंख झुकाकर बस यही कहते, ये तो बरगद के नीचे था। कुछ दिन बाद एक शाम दादा बाजार से लौटे तो उन्होंने सुना कि उनकी छोटी भतीजी सिया बोली, आपकी यादें ताबीज में नहीं है दादाजी, वो दिल में है। उस शब्द ने घर की दीवारों को खालीपन से भर दिया। उस रात परिवार एक बैठक में बैठा। दादा, दादी, माँ, पिता, बड़े भाई राहुल, छोटी मायरा और भतीजी सिया। राहुल ने सुझाव दिया कि ताबीज विदेशी लड़के लड़कियों के बीच सौदा कर लिया गया हो या किसी पड़ोसी ने गलती से ले लिया हो। माँ ने कहा कि ज्यादा सोचने से दिल दुखेगा। दादाजी चुप बैठे रहे। फिर एक सप्ताह बाद मायरा स्कूल से लौटी तो उसकी किताबों के बैग में कुछ झिलमिलाया। एक पुराना तार, धातु की छोटी सी चाबी जैसी। लेकिन जब उसने उसे देखा, उसे लगा कि यह ताबीज की चाबी होगी। उसने धैर्य से पूछा, क्या यह ताबीज से जुड़ी चाबी है? दादा ने आंखें चमकाई पर फिर कहा,
नाना शायद नहीं। मायरा को अंदर से हल्की खुशी भी हुई और डर भी, अगर यह वह ताबीज नहीं है पर कुछ स्मृति जैसे टुकड़े मिल गया हो। मायरा ने तय किया कि अगली सुबह सारे घरवासियों को लेकर गांव की बूढ़ी पुस्तकालय जाएगी, जहां पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे हैं। पुस्तकालय में एक पोथी मिली जिस पर लिखा था दादाजी की विरासत। उसमें परिवार की सूची, नाम, तस्वीरें और ताबीज की तस्वीर भी, मगर ताबीज के नीचे लिखा था कि ताबीज कभी झांसी के ऐतिहासिक संग्रहालय को दान हुआ था। जब एक बार दादाजी ने संग्रहालय के अधिकारी से बातचीत की थी। उस रात परिवार एक बैठक में बैठा। दादा, दादी, माँ, पिता, बड़े भाई राहुल, छोटी मायरा और भतीजी सिया। राहुल ने सुझाव दिया कि ताबीज विदेशी लड़के लड़कियों के बीच सौदा कर लिया गया हो या किसी पड़ोसी ने गलती से ले लिया हो। माँ ने कहा कि ज्यादा सोचने से दिल दुखेगा। दादाजी चुप बैठे रहे। फिर एक सप्ताह बाद मायरा स्कूल से लौटी तो उसकी किताबों के बैग में कुछ झिलमिलाया। एक पुराना तार, धातु की छोटी सी चाबी जैसी। लेकिन जब उसने उसे देखा, उसे लगा कि यह ताबीज की चाबी होगी। उसने धैर्य से पूछा, क्या यह ताबीज से जुड़ी चाबी है? दादा ने आंखें चमकाई पर फिर कहा, ना शायद नहीं। मायरा को अंदर से हल्की खुशी भी हुई और डर भी, अगर यह वह ताबीज नहीं है पर कुछ स्मृति जैसे टुकड़े मिल गया हो। मायरा ने तय किया कि अगली सुबह सारे घरवासियों को लेकर गांव की बूढ़ी पुस्तकालय जाएगी, जहां पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे हैं। पुस्तकालय में एक पोथी मिली जिस पर लिखा था दादाजी की विरासत। उसमें परिवार की सूची, नाम, तस्वीरें और ताबीज की तस्वीर भी, मगर ताबीज के नीचे लिखा था कि ताबीज कभी झांसी के ऐतिहासिक संग्रहालय को दान हुआ था। जब एक बार दादाजी ने संग्रहालय के अधिकारी से बातचीत की थी। पर मायरा आगे बढ़ती है। अंतिम पन्ने पर एक संदेश लिखा है, यह ताबीज नकल है। असली ताबीज वर्ष 1950 की बाढ़ में बह गई थी, पर परिवार ने नकल बनवाकर अपनी कहानी जारी रखी ताकि पहचान बनी रहे। मायरा का मन पसीज गया। उसे लगा कि उसने किस झूठ पर विश्वास किया था। जब उसने यह बात घर में बताई तो कुछ सदस्यों को बुरा लगा। दादा शांत चुप सुनते रहे। माता बोली कि उन्होंने हमेशा सोचा कि ताबीज जीती हुई विरासत है और यही बात उन्हें ताकत देती थी। राहुल गुस्से में बोला, नीर असली चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्मृति और विश्वास। दादी की आंखों में पानी था, लेकिन आवाज ठहरी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि हम झूठ पर खड़े हों, पर यह झूठ हमारा सहारा भी था। रात उस दिन सब चुप बैठे रहे। बाहर चांदनी थी, पेड़ों पर चांद की चांदनी पड़ रही थी और तालाब की जलधारा शांत थी। मायरा ने महसूस किया कि ताबीज न होना दुख की बात है, पर सबसे बड़ा दुख है कि झूठ सुनने करने का बोझ मन में हो। अगली सुबह परिवार ने मिलकर फैसला किया कि वे ताबीज की जगह एक नई विरासत बनाएंगे। वह विरासत होगा प्रेम, सच्चाई और साझा यादों की। सबने मिलकर उस संग्रहालय से संपर्क किया जहां नकल रखी गई थी और बताया कि वे नकल को रखेंगे, पर सब सच जानना चाहेंगे और अपनी कहानी बच्चों को बताएंगे। राहुल ने कहा कि वह स्कूल में एक नाटक लिखेगा जिसमें यह कहानी होगी कि कैसे एक खोया ताबीज लोगों को बांधे रखने वाला नहीं, बल्कि झूठ से बांधे रखने वाला हो सकता है। माँ ने कहा कि वह भोजन की थाली में ताबीज की जगह मिठाई बांटेंगी ताकि साझा प्यार ही विरासत बने। रात उस दिन सब चुप बैठे रहे। बाहर चांदनी थी, पेड़ों पर चांद की चांदनी पड़ रही थी और तालाब की जलधारा शांत थी। मायरा ने महसूस किया कि ताबीज न होना दुख की बात है, पर सबसे बड़ा दुख है कि झूठ सुनने करने का बोझ मन में हो। शाम को जब दरवाजे पर बैठे सारे घर वाले गुलाब की खुशबू लेकर बैठे, दादा ने अपनी छोटी सी छड़ी उठाई। उन्होंने कहा, मैं अब उस ताबीज के लिए शोक नहीं मानता। मैं तुम्हारे प्यार के लिए शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी समझदारी के लिए। असली धरोहर वो है जो तुम्हारी यादों में हो, बल्कि चेहरे पर मुस्कान है, दिल की सच्चाई है। राहुल ने कहा कि वह स्कूल में एक नाटक लिखेगा जिसमें यह कहानी होगी कि कैसे एक खोया ताबीज लोगों को बांधे रखने वाला नहीं, बल्कि झूठ से बांधे रखने वाला हो सकता है। माँ ने कहा कि वह भोजन की थाली में ताबीज की जगह मिठाई बांटेंगी ताकि साझा प्यार ही विरासत बने। मायरा ने अपनी डायरी में लिखा, आज जाना कि असली विरासत ताबीज नहीं, बल्कि चेहरे पर मुस्कान है, दिल की सच्चाई है। शाम को जब दरवाजे पर बैठे सारे घर वाले गुलाब की खुशबू लेकर बैठे, दादा ने अपनी छोटी सी छड़ी उठाई। उन्होंने कहा, मैं अब उस ताबीज के लिए शोक नहीं मानता। मैं तुम्हारे प्यार के लिए शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी समझदारी के लिए। असली धरोहर वो है जो तुम्हारी यादों में हो। और उन्होंने घर की दीवार पर एक नई तस्वीर लगाई जहाँ नकल ताबीज भी थी और उसके नीचे लिखा था, विरासत प्रेम की। सुबह थी, खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी, चिड़ियाओं चहचहा रही थी। एक बुजुर्ग दंपत्ति था, रामू काका और गौरी काकी। दोनों की उम्र बहुत थी, उनके बाल चांदी जैसे चमकते थे, उनकी मुस्कान अब भी मीठी थी। वे एक दूसरे को देखकर खिलखिलाते थे, लेकिन समय ने शरारत कर दी थी। रामू काका का दिल कमजोर था, उन्हें डॉक्टर ने खास मशीनों वाली देखभाल गृह में भेज दिया। वहीं गौरी काकी की आंखें धुंधली हो गई थी
और उन्हें अलग देखभाल गृह में रखा गया। अब दोनों अलग अलग जगह रहते थे। गौरी काकी रोज खिड़की से आसमान को देखती और कहती, काश मैं रामू से बात कर पाती। रामू काका अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचते, काश मैं गौरी का हाथ पकड़ पाता। दोनों एक दूसरे को याद करते पर मिल नहीं पाते। एक दिन जादुई घटना हुई। डाकिया आया। उसने गौरी काकी को एक लिफाफा दिया। उसमें सुनहरी चमक थी। खोलते ही कागज से आवाज आई, गौरी मैं ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये रामू काका की लिखावट थी। लेकिन कैसे? उन्होंने तो कोई पत्र नहीं भेजा था। असल में देखभाल गृह की अलमारी में एक पुरानी कलम थी। वह साधारण नहीं थी, वह कलम जादुई थी। जिस भी बुजुर्ग का दिल बहुत गहरा होता, कलम उसकी सोच को कागज पर लिख देती। रामू काका की चाहत इतनी सच्ची थी कि उनकी सोच सुनहरे अक्षरों में बदल गई। गौरी काकी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने भी उसी कलम से जवाब लिखा, रामू तुम्हारी चाय बिना चीनी अब भी फीकी लगती होगी ना। और जब रामू काका ने वह पत्र खोला तो कागज से गौरी की हंसी की गूंज आई। अब दोनों हर रात सुनहरी चिट्ठियां लिखते। पत्रों में कहानियां होती। कभी वे अपने पुराने बगीचे की यादें लिखते, कभी वे बरसात की पहली मुलाकात याद करते, कभी सपनों में नए रोमांच गढ़ते, जैसे साथ में उड़ती गाड़ी पर सवार होकर आसमान घूमना। धीरे धीरे पूरा देखभाल गृह जादुई हो गया। डॉक्टर, नर्सें और बाकी बुजुर्ग भी इन सुनहरी चिट्ठियों को पढ़कर मुस्कुराने लगे। कोई कहता, ये दोनों हमें याद दिलाते हैं कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात बिजली चली गई। दोनों जगह अंधेरा हो गया। मशीनें बंद हो गई। सब घबरा गए। रामू काका ने आंखें मूंद दी और जोर से सोचा, काश मैं गौरी के पास पहुंच जाऊं। उसी पल सुनहरी चिट्ठियां हवा में उड़कर पुल बन गई। हाँ, हवा में चमकदार अक्षरों का पुल। रामू काका ने छड़ी उठाई और उस पुल पर चल पड़े। दूसरी ओर गौरी काकी खड़ी थी। उन्होंने हाथ फैलाया। दोनों ने हाथ थाम लिए। उस पल सारा अंधेरा गायब हो गया। रोशनी लौट आई। अब सबको समझ आया कि उनका प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। डॉक्टरों ने फैसला किया कि दोनों को फिर से साथ रखा जाएगा। उनके कमरे भले अलग हों, पर अब बीच में वही सुनहरी पत्रों का पुल हमेशा रहेगा। रामू काका हंसते, देखा गौरी, जादू सच में होता है। गौरी काकी मुस्कुराती, हाँ, और सबसे बड़ा जादू तो प्यार है। कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन बच्चों, याद रखना, जब दिल सच्चा हो तो दूरी भी पिघल जाती है। और अगर हम चाहें तो हर रिश्ते के बीच सुनहरी अक्षरों का पुल बना सकते हैं।